Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. And today is 20th of August 2024, and first of all we are going to have some questions from the previous day. तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके प्रीवियस डे सेशन को रिवाइज करने के लिए. What does the Uniform Civil Code aim to achieve? जो यूसीसी है उसका एम क्या है, क्या एम वो अचीव करना चाहता है. तो इसका बेसिक सा एम है कि एक कॉमन लॉ हो फॉर पर्सनल मैटर्स के लिए अक्रॉस ऑल रिलीजन्स. अभी तक क्या है कि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनके लिए कॉमन लॉ है, बट फॉर द सिविल मैटर्स एंड पर्सनल मैटर्स के लिए हमारे पास अभी कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. तो यूसीसी का एक्चुअली जिसको हम बात कर रहे हैं सेक्युलर सिविल कोड की जो हम बात कर रहे हैं वो ये चाहता है कि जो भी पर्सनल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं, उनके लिए एक लॉ हो, सारी कम्युनिटीज के लिए सिंपल एक लॉ हो. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ यूसीसी और सेक्युलर सिविल कोड का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट करेंटली implements a UCC using the Portuguese Civil Code. सो आप सब जानते हैं कि पोर्तुगीज सिविल कोड के बेसिस पर सबसे पहला अगर कोई स्टेट है और आज तक कोई स्टेट है तो दैट इज गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी जो है इम्प्लीमेंटेशन में ऑलरेडी है. Under which article of the Indian Constitution is the Uniform Civil Code mentioned? So it is under Article 44, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है. देखो, जब भी कोई टॉपिक हमारे पास न्यूज में होता है, न्यूज पेपर्स में आता है, तो वो होती है केवल एक न्यूज. अब उसके बैकग्राउंड को भी आपको अलग से किसी बुक के थ्रू रेफर करना होता है, उसकी स्टडी करनी होती है. अदरवाइज आप केवल न्यूज को सुन करके रह जाते हैं. फिर जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लगता है कि यार उस न्यूज के बारे में क्वेश्चन तो आया लेकिन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए. सो एग्जाम पेपर के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के आप अपने क्वेश्चंस में जो है इम्प्रूव कर पाते हैं उनके आंसर्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द यूसीसी? यूसीसी के फेवर में इसमें से हमको क्या नहीं लगता. देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, अगर सारी कम्युनिटीज के लिए सेम लॉ होगा तो लॉ बड़े सिंपल हो जाएंगे. इन्हांसमेंट ऑफ वुमेन राइट्स, यस, यदि सेम सेक्युलर सिविल कोड होगा तो जो विमेन है उनके राइट्स हैं वो थोड़े और इम्प्रूव हो जाएंगे. बिकॉज अगर हम रिलीजन के बेसिस पर विमेन के राइट्स की बात करेंगे तो रिलीजन के हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर विमेन को उनके राइट्स बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएंगे. सो इसीलिए इससे ये इम्प्रूव होगा. रीइंफोर्समेंट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, नहीं. प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यस, यदि सेम कानून सबके लिए होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन इससे इंक्रीज होगा. अगर हम बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, सो यूसीसी को लेकर, सेक्युलर सिविल कोड को लेकर के जो कंसर्न है, जो क्रिटिसिज्म है वो ये आती है कि ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसके अगेंस्ट में है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, विच इज a significant concern against the implementation of the UCC? So UCC के अगेंस्ट में क्या एक बड़ा हमारे पास में कंसर्न है कि इंक्रीज इन जुडिशियल एफिशिएंसी. ये तो अच्छी बात है, ये कोई कंसर्न नहीं है कि अगर हमारे पास में सेम लॉज होंगे सारी कम्युनिटीज के लिए तो जुडिशियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन अक्रॉस डाइवर्स कम्युनिटीज, हाँ, ये एक कंसर्न है कि डिफरेंट कम्युनिटीज की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी फेथ्स हैं, उनकी जो है कस्टम्स हैं, उनकी कुछ जो है थिंकिंग पैटर्न्स हैं. तो उसको लेकर के इसमें कंसर्न. स्ट्रेंथनिंग विमेन्स लीगल राइट्स, हाँ, राइट्स इंक्रीज हो जाएंगे. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर्स, हाँ, ये भी इजी हो जाएंगे. बिकॉज सब सारे ह्यूमन बीइंग को, सारे सिटीजन्स को अगर हम सेम लॉ के थ्रू ट्रीट करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएनएससी हाईलाइटेड बाय द G4 कंट्रीज? सो G4 कंट्रीज के बारे में हमने लास्ट टाइम एक आर्टिकल देखा था, उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं.
सो उनमें से क्या कंसर्न है जो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि मेन क्रिटिसिज्म वो किस बेसिस पर करते हैं। लैक ऑफ फंडिंग, इस बात पर G4 का कोई कंसर्न नहीं है। इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इस पर भी नहीं है। इन एडिक्वेट जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यस, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ G4 कंट्रीज एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज। वो ये कहते हैं कि यूएनएससी में अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड के सारे ज्योग्राफिक रीजन्स को नहीं है। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी सम रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, जिसके बेसिस पर सारे के सारे ज्योग्राफिक रीजन्स हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले यूएनएससी में। जैसे हम बात करें, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन इन द परमानेंट सीट फॉर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सो ये होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू द G4 नेशंस प्रपोज फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म्स। जो G4 नेशंस हैं उनका क्या प्रपोजल है, वो क्या अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जब इस प्रपोजल की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि एक्सपेंड करो काउंसिल की मेंबरशिप को। मींस अभी तक जब हम बात करते हैं कि यूएनएससी की जो मेंबरशिप है वो 5 तो इसमें परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। सो जो G4 नेशन है वो ये कहते हैं इसको भी इंक्रीज करो और इसको भी इंक्रीज करो। सो मेन कंसर्न जो G4 कंट्रीज का है वो ये कहते हैं कि यूएनएससी की मेंबरशिप को बढ़ाओ, 5 से और ज्यादा करो, इसको भी और इसमें इंप्रूवमेंट करो। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, विच इनफॉर्मल ग्रुप इज नॉन फॉर अपोजिंग यूएनएससी रिफॉर्म्स। जब भी यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात आती है तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो यूएनएससी के रिफॉर्म्स को अपोज करता है और उस ग्रुप का नाम है द कॉफी क्लब। ये ऐसा ग्रुप है जो यूएनएससी में रिफॉर्म्स को अपोज करता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, जो अपने रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं। जैसे हम बात करें, इंडिया की मेंबरशिप यदि यूएनएससी में परमानेंट होगी तो इंडिया को अपोज करने के लिए पाकिस्तान बैठा है। इसी तरह से जर्मनी, जापान, ब्राजील, इनको भी अपोज करने वाले इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं और ऐसी ही कंट्रीज को कहा जाता है कॉफी क्लब। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन यूएनएससी रिफॉर्म्स। सो यूएनएससी रिफॉर्म्स पर इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया का इसमें क्या कहना है। इंडिया अपोजेस एनी चेंजेस, नहीं, इंडिया तो चाहता है कि चेंजेस हों। इंडिया सपोर्ट्स मेंटेनिंग द स्टेटस को, नो। इंडिया एडवोकेट्स फॉर अ परमानेंट सीट, यस, परमानेंट सीट फॉर ऑन द यूएनएससी। सो इंडिया क्या कहता है कि हमको परमानेंट सीट चाहिए यूएनएससी में। सो ये इंडिया का अपना स्टैंड है और इंडिया इसको बहुत तेजी से बहुत ही स्ट्रांग वे में सपोर्ट करता है, प्रपोज करता है। व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग यूएनएससी रिफॉर्म्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द यूएनएससी रिफॉर्म्स एंड देयर एसोसिएटेड चैलेंजेस, सो क्या उनमें से एक ऐसी चैलेंज है इन 4 ऑप्शंस में से कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल नेबर स्टेट्स, नहीं, सपोर्ट होती तो फिर चैलेंज ही क्यों होता। प्रोसीजरल डिलेज एंड डिफरिंग व्यूज, यस, ये एक चैलेंज है क्योंकि जब भी इसमें रिफॉर्म्स की बात आती है तो उसको प्रोसीजर में अटका करके रख दिया जाता है। उसमें जो प्रोसीजर्स हैं वो एज ए बैरियर काम करते हैं, ठीक है। सो ये एक मेजर कंसर्न है, मेजर चैलेंज है यूएनएससी के रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एड्रेसेस द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कौन सा जो डीपीएसपी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एड्रेस करने की बात करता है, उसके रिगार्डिंग बात करता है। तो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। ये कहता है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब के लिए एक लॉ हो, ना कि उनके रिलीजन के बेसिस पर कोई अलग अलग लॉ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द G4 नेशंस एडवोकेटिंग फॉर यूएनएससी रिफॉर्म। अगर जो G4 कंट्रीज हैं वो रिफॉर्म्स चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, उनमें से 4 हमारे पास में ऑप्शन है जो कहते हैं कि हिस्टोरिकल अलाइनमेंट of UNSC with 1945 geopolitics. So the main concern, the main challenge, the main issue, that is
1945 की जियोपॉलिटिक्स। G4 कंट्रीज का कहना है, अदर कंट्रीज का भी कहना है, हमारा भी कहना है, आपका भी कहना है कि देखो जब यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ दैट वाज ईयर 1945 और ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो रहा था। तो उस समय की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। बट आज अगर हम बात करेंगे करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की तो वो सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। जहां जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइडेड था कि एक तरफ आपके पास में यूएसए था और दूसरी तरफ में आपका रसिया था। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। कंट्रीज हैं जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आपस में बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वेपन्स हैं सारे कंट्रीज के पास में बहुत अमाउंट में हो चुके हैं। बहुत सारे कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, मिसाइल्स हैं, कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। बहुत कुछ आज डेवलप हो चुका है। सो उस समय की जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी, आज की कंडीशंस डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी सम लार्ज स्केल रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट रोल डज इंडिया प्ले इन द करंट यूएनएससी में इंडिया का अभी क्या रोल है? तो हम देखते हैं कि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर की फॉर्म में यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन माइट बी चैलेंज्ड बाय द यूसीसी। जब हम लेकर के आएंगे सेक्युलर सिविल कोड या यूसीसी लेकर के आएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस को वो चैलेंज करेगा या कौन से प्रोविजंस के जो है साथ में उसका थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो दैट इज राइट्स टू प्रैक्टिस रिलीजन। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल्स हैं 50, 25, 26 जो ये कहते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रोफेस देयर रिलीजन। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे तो ऑपोजिशन हमें वहां देखने को मिलेगी कि हाँ आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें स्टार्टिंग से और आज तक रिफॉर्म्स ना हुए हों। जिन रिलीजन्स में रिफॉर्म्स नहीं होते बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कस्टम हो, कल्चर हो, उसमें रिफॉर्म्स तो होते ही आते हैं। अगर हम सारी चीजों को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि रिलीजन के बेसिस पर कोई एक सर्टेन एक्ट जो है एथिकली करेक्ट है, मोरली करेक्ट है, लेकिन वही चीज जो है किसी दूसरे रिलीजन में इनकरेक्ट हो सकती है। सो अगर हम रिलीजन के बेसिस पर ही करेक्ट और इनकरेक्ट को देखेंगे तो सोसाइटी में सबके लिए फिर अलग अलग रिलीजन के बेसिस पर लॉ लेकर के आना पड़ेगा, फिर सोसाइटी में वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। आप बताइए मुझे कि क्या रिलीजन में टाइम के साथ रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, और रिफॉर्म्स होने चाहिए तो क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? जैसे मैं आपसे इसमें एग्जांपल शेयर करता हूं, तालिबान। हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में विमेन को बहुत बेसिक से राइट्स भी नहीं है। अच्छा, वो इन राइट्स को क्यों नहीं देते उनको? कि तालिबान ये कहता है कि हमारे इस्लाम में ऐसा अलाउ नहीं है। तो अगर तालिबान को ये सब छूट दे दी जाए कि आप विमेन को बाहर नहीं निकलने दोगे, अब वो स्कूल नहीं जा सकती, वो जिम नहीं जा सकती, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जा सकती, वो बाइक नहीं चला सकती, वो पार्क में नहीं जा सकती, वो कॉलेज नहीं जा सकती, वो अकेले बाहर मार्केट नहीं जा सकती, इवन एक ब्रेड का पैकेट परचेज करने के लिए। अब यही चीजों को अगर हम लागू करते रहेंगे तो सोसाइटी में रिफॉर्म्स कैसे होंगे? सो आप बताइए कि क्या अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन वर्ल्ड में होनी चाहिए कि हम रिलीजन के बेसिस पर विमेन्स के राइट्स को छीन लें? सो यहाँ पर बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की या सेक्युलर सिविल कोड की, कि महिला कहीं की भी हो, पुरुष कहीं के भी हो, ह्यूमन कहीं के भी हो, सबको राइट्स मिले और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हो। चलिए अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। सेक्सुअल अब्यूज रैम्पेंट इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, हेमा कमेटी रिपोर्ट। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाओं को जो नई नई हीरोइन बनने जाती हैं तो उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का, सेक्सुअल हरासमेंट का जो है सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के जब ये बहुत सारे एलिगेशंस थे स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में,
अब उसके लिए क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी। आज वो उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, कल पब्लिश हुई है। तो मींस अब वो रिपोर्ट जब बाहर आई है तो जो वहां की जो लेडीज थी, जो विमेन थी, हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे वो इस कमेटी की रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिए। क्या क्या उसे उस रिपोर्ट से हमको पता चला है? तो ये के हेमा कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर। और आफ्टर 5 इयर्स ये मार्केट में आई है। 235 जो है पेजेस की रिपोर्ट है। इसके मैं की पॉइंट्स, की फाइंडिंग्स आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट का कहना है कि वहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इलीगल बैन लगा दिए जाते हैं एक्टर पर, एक्ट्रेसेस पर, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ड्रग एंड अल्कोहल का बहुत बड़ा लेवल पर यूज होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी इश्यूज आए थे। वेज डिस्पैरिटी है, किसी को जो है वेजेस मींस वेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस हैं, इवन जहाँ शूटिंग के प्लेसेस होते हैं वहां पर शूटिंग साइट्स के लिए उन जगह पर लोगों को टॉयलेट्स वगैरह ये सब भी नहीं मिलते। क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की? ये कहता है कि देखो, पावर डायनेमिक्स वहां पर बड़ा रोल प्ले कर रही है, कि वहां पर एक फिल्म माफिया डेवलप हो चुका है, जहां टैलेंट से ज्यादा इस बात पर फोकस किया जाता है कि उस फिल्म माफिया को जो कुछ गिने चुने लोग हैं, सिलेक्टेड कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसको हम इस फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे, उसका टैलेंट हो या ना हो। तो वो एक माफिया बन चुका है। मन मर्जी के रेट्स, उनको रेट्स मिलते हैं, उनकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, उनका एक्सप्लोटेशन। कास्टिंग काउच को भी इन्होंने कंफर्म कर दिया। क्या है कास्टिंग काउच? मोस्टली ये किसके साथ में होता है? ये होता है गर्ल्स के साथ में। गर्ल्स के साथ में होता है ये कैसे? बहुत सारी लड़कियों के सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जा करके अपने आप को एक बड़े लेवल का हीरोइन बना पाए, वो वर्ल्ड इंडिया फेमस हो जाए वो। अब जब इनको किसी फिल्म में रोल चाहिए होता है तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाती हैं, ठीक है, वहां पर अपना डेमो वगैरह जो कुछ भी होता है। तो उनके टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री के जो माफिया हैं, मालिक हैं, वो इन गर्ल्स से सेक्सुअल फेवर चाहते हैं, सेक्सुअल फेवर चाहते हैं और इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तब जाकर के इनको किसी मूवी में स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, कोई रोल मिलता है। इसको भी इस रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया। अर्ली हरासमेंट, ये सेक्सुअल हरासमेंट मींस मूवी में तो बाद में उनको रोल मिलेगा, उससे पहले ही उनका हरासमेंट स्टार्ट हो जाता है। और उसमें इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो इन नई नई जो मींस न्यूली बिकेम एक्टर्स हैं, उनको ये बताते हैं कि देखो फलानी जो हीरोइन थी उसने भी ऐसे ही सफलता हासिल की थी अपना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवा करके। तो ये ऐसे बताते हैं नई जो न्यू गर्ल्स होती हैं जब वहां पर एंटर करती हैं। इसके एविडेंस भी मिल चुके हैं। अच्छा, इस कमेटी ने उन रिपोर्ट्स को, उन स्क्रीनशॉट्स को, वीडियोस को, ऑडियोज को उस रिपोर्ट में लगाया है। और हालांकि जिन लोगों ने ये प्रूफ दिए थे, एविडेंस दिए थे, उनके नेम्स और उनकी आइडेंटिटी इन्होंने पब्लिक नहीं की है, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। अनसेफ कंडीशंस हैं वहां की फिल्म इंडस्ट्री में, कि वहां पर वुमेन सेफ नहीं है। कोई हीरोइन है जब किसी शूटिंग प्लेस पर है तो उनके रूम को आकर के रात को कभी भी कोई भी नॉक करता है, उनके कमरे में घुस जाते हैं और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका होता रहता है। विटनेस का फियर क्या है? कि कोई भी इस चीज को लेकर के बाहर आकर के बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसका उस फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर है इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस। बोला इंडस्ट्री की अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो ऐसी हैं कि उस एक्सप्लॉयटेशन से कोई चाह करके भी बच नहीं सकता। उसके लिए ये बताते हैं कि देखो पावर ग्रुप है, मींस सपोज करो आपने किसी एक्स नाम के डायरेक्टर के साथ में कोई पंगा ले लिया। अब क्या करेगा, ये सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री में आपको बैन करवा देगा कि इसको कहीं पे कोई काम मत देना। इसलिए कोई बाहर निकल करके नहीं आता। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी मूवी थी, उसी को ब्लॉक करवा दिया कि नहीं, क्योंकि मूवी जो है रिलीज करने से पहले एनओसी की जरूरत पड़ती है, वो एनओसी नहीं देते। मूवी रिलीज ही नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी तो आपके पास में कोई पैसा भी नहीं आएगा।
सो वर्किंग कंडीशंस की बात करें, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब हैं। लोग वहां पर बहुत सारे डिजीज से और कमी से मर जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एक 70 साल की महिला थी, ठीक है, उनको किसी शूटिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा वो जल गई थी, उनको आज तक एक पैसा नहीं मिला उनको मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो ये कंडीशंस हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। कंप्लेंट हैंडलिंग, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि भाई उसके लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाओ, कोई वर्किंग अच्छी कोई कमेटी बनाओ, कोई अलग से लॉ लेकर के आओ, जिससे कि उस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों का भी जीवन मींस जो है सिक्योर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, इंडियाज रिलेशंस विद रसिया एंड यूक्रेन। अभी इंडिया की एक विजिट होने वाली है यूक्रेन में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट पर जाने वाले हैं। अब आप सबको पता होगा कि जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। एक तरफ आपका यूक्रेन है और दूसरी तरफ आपका रसिया है। इन दोनों में ही दुश्मनी है, युद्ध चल रहा है। अब इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो रसिया के फेवर में रहे या यूक्रेन के फेवर में रहे, या इंडिया न्यूट्रल रहे कि भाई हम किसी के फेवर में नहीं है, अपना स्ट्रॉन्ग स्टेटस शो करें। अब इनकी विजिट प्लान की गई है आने वाले इसी अगस्त के कुछ टाइम में। तो इंडिया का ये कहना है कि देखो भाई, हमारे इंडिपेंडेंट रिलेशन है, ना हम रसिया के साथ हैं ना यूक्रेन के साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, वो हम जैसे अदर कंट्रीज में जाते हैं वैसे हमारी भी यहाँ पर विजिट होने वाली है। कंटेक्स्ट अब देखो, जब इससे पहले रशिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी, तो उसी समय पर नाटो की मीटिंग्स भी थी यूएसए में। इंडिया की और रसिया की इस मीटिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई आपने वही टाइम रखा है जब नाटो की मीटिंग है, उसी समय इंडिया और रसिया की मीटिंग है, तो आप नाटो को चैलेंज करना चाह रहे हैं। सो इस पर इंडिया ने यह कहा कि देखो ये सब एक कोइंसिडेंस था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी है और रसिया और यूक्रेन के बीच का जो इशू है हम उसके लिए सपोर्ट करते हैं, किसका? डिप्लोमेसी एंड डायलॉग का। हम ये कहते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं वो डिप्लोमेसी और डायलॉग से सॉल्व हो जाए, ना कि वॉर से। तो ये हमारा क्या है, मेन पॉइंट है। बाकी इंडिया और यूक्रेन के साथ में हमारी बहुत सारी फिर बायलैटरल मीटिंग्स पैसे चलती रहती हैं और हमारी से मीटिंग्स होंगी तो हमारे अपने पर्सनल इश्यूज इनके साथ में डिस्कशन में रहेंगे। बाकी मीटिंग जब हो जाएगी उसके बाद कुछ और न्यूज आएंगी, आर्टिकल्स आएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरल एंट्री एंड पॉलिटिकल डिबेट। इसका मैं आपको एक कंटेक्स्ट बता देता हूं। रिसेंटली अभी आई होप सैटरडे को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर, ऐसे कुछ पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कुछ रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन निकाला कि उनको उन पद के लिए, उन पोस्ट के लिए डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा। अब क्या प्रोसीजर होगा वो एक अलग बात है। इस पर पॉलिटिकल डिबेट होना स्टार्ट हो गई कि भाई ये जो लोग डायरेक्ट जो रिक्रूट किए जा रहे हैं इनमें रिजर्वेशन नहीं है। मींस कि अगर ये लोग यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कराते तब रिक्रूट करते तो लोगों को रिजर्वेशन मिलता, लेकिन ये वाला जो सिलेक्शन है ये तो प्रॉपरली टैलेंट के बेसिस पर हो रहा है। यही क्या था, इशू था। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं मेन पॉइंट के बेसिस पर। तो हिस्टोरिकल कंटेंट की कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बात यहाँ पर हो रही है लिटरल एंट्री की। क्या है लिटरल एंट्री? नॉर्मली जो एग्जाम होते हैं, जो यूपीएससी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है कि ये एग्जाम कराती है, टेस्ट लेती है, इंटरव्यू कराती है, फिर जो रिकमेंड करके किसी को कोई पोस्ट मिलती है उसका रिक्रूटमेंट होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन अब जैसे कि मान लो किसी को आईएएस सिलेक्ट किया, आईपीएस सिलेक्ट किया, तो 30-40 ईयर की सर्विस के बाद इनको उस जॉइंट सेक्रेटरी या उस पद पर जाकर के ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है। अब जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इनके पास में जनरल लेवल की नॉलेज होती है, इनका जनरल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मींस जैसे भाई कोई एक आईएएस है, हो सकता है उसने हिस्ट्री से एमए करके फिर वो आगे गया हो। अब वहां पर जरूरत है कहां पर,
साइंस के डिपार्टमेंट में, कि जिसने पीएचडी कर रखी हो, 50-40 साल की, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हो सिस्टम में काम करने का। तो अभी तक सिस्टम ये चलता रहा है काफी टाइम से कि हर जगह पर आईएएस आईपीएस बस यही जा करके बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है, और यूएसए में भी ऐसी प्रैक्टिस है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ऐसी प्रैक्टिस थी, कि जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको उन बड़ी पोस्ट पर डायरेक्ट लेकर के आओ, यूपीएससी के थ्रू लेकर के आओ, जो उस फील्ड में बहुत अच्छा पहले कर चुके हैं और गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स ला सके। ठीक, ये पर्पज है लिटरल एंट्री का। तो यहां पर क्या है, कांग्रेस ने या ऑपोजिशन ने एलिगेशंस लगाए कि आप जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट में है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई तुम जब आप लोग करते थे यही रिक्रूटमेंट तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, अब गवर्नमेंट इसको और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रही है तब आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी बने, तो क्या वो आईआरएस ऑफिसर थे? क्या वो कोई एग्जाम दे करके गए थे? ऐसे ही बात करते हैं कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, बोला इनको भी डायरेक्ट आपने नीति उसका प्लानिंग कमीशन का डेप्टी चेयरमैन आपने बनाया था, तो क्या ये आईएएस आईपीएस उसके थ्रू गए थे? क्या ये आईआरएस के थ्रू नहीं गए थे? तो बोला आपने इनको कैसे बना दिया? तो गवर्नमेंट को बहुत सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी को लेकर के सारा हंगामा चल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी जिस्ट बता दी कि अपोजिशन पार्टी है उसको इशू को ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर कर दिया, जबकि इससे पहले के जो रिक्रूटमेंट थे उनमें तो यूपीएससी को इन्वॉल्व भी नहीं करते थे, सीधा डायरेक्टली अपॉइंट कर देते थे। यहाँ तो कम से कम यूपीएससी के थ्रू काम हो रहा है। अब उसमें वो यूपीएससी पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जाम कराएं, ओनली इंटरव्यू लें, ओनली मेंस का एग्जाम कराएं या उनके एक्सपीरियंसेस को देखें। तो जब एक्सपर्ट की बात आती है तो उसमें एक्सपर्ट्स ही होने चाहिए। बैंकिंग के एक्सपर्ट्स को बैंकिंग में लाओ, बैंकिंग के एक्सपर्टीज में आपका आईएएस क्या करेंगे? आपको साइंटिफिक फील्ड में डेवलपमेंट करना है, आप उसमें लेकर के आ रहे हो आईपीएस ऑफिसर्स को, चीफ उनका बना रहे हो आप। तो आप अगर साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप लेकर के आओ जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, उनको लेकर के आओ। वहां आप किसी हिस्ट्री वाले को क्यों ले जा रहे हो? सो ये होना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर ये है एम वीरप्पा मोइली, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के ये चेयरमैन थे। जब बात आई कि लेटरल एंट्री क्यों हो रही है, तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था वो बहुत बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, अपना स्टेटस रखता है। उसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी कि हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को सुधारना होगा, सिस्टम को ठीक करना होगा। जब ये वाली डिबेट स्टार्ट हुई तो ये भी आ करके कूद गए साहब फील्ड में। इन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है भाई, हम इसके चेयरमैन थे, हमने भी कहा था कि 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया, कौन सा? सेकंड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में। कौन थे इसके चेयरमैन? एम वीरप्पा मोइली, ये इसके चेयरमैन थे। इन्होंने जब इनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आप बताओ क्या लिटरल एंट्री जायज है, ऐसा कुछ क्या है, तो इन्होंने ये कहा कि देखो भैया, हमारा जो कहना वो ये है कि हमने अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहा था कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है और हम चाहते हैं, हमने ये रिकमेंडेशंस भी दी थी कि लिटरल एंट्री को आप लेकर के आओ और एक्सपर्ट्स को लेकर के आओ अपनी ब्यूरोक्रेसी में, अपनी हायर पोस्ट में, ना कि सारे के सारे आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ही भर करके रखें। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कोई हायर पोस्ट का, सपोज करो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई पर्सन है, ठीक है, अब ये पहले से ही कोई आईएएस है, आईपीएस है या जो भी है। अब हो क्या रहा है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये मिनिस्टर्स को ये चला रहे हैं, हालांकि मिनिस्टर के अंडर में ये काम करने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्सपर्ट तो है नहीं। ठीक, अब ये मिनिस्टर्स को जैसे सलाह दे देते हैं वैसे काम हो जाता है।
अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसको रिफॉर्म करे। वो कब हो पाएगा कि ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जो मंत्री बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इनके बीच में जो सेक्रेटरीज हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू इनमें रिफॉर्म्स करवाए जाएं। अब होता क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं बहुत पहले से, वो ऐसे किसी भी रिफॉर्म्स का विरोध करेंगे जिससे उनके हाथ से पावर जाए। ठीक। अब अगर बाहर के प्राइवेट, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि सपोज करो कोई एक्स नाम की कंपनी है। जब उस कंपनी को गवर्नमेंट रन कर रही होती है तो वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में रहती है, कंपनी बंद करने की सिचुएशन में आ जाती है, बहुत ज्यादा घाटा उसको होता है। लेकिन वहीं जब उस कंपनी को गवर्नमेंट किसी प्राइवेट फर्म को बेच देती है तो वही कंपनी हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी को बहुत अच्छे से रन करा सकते हैं, और गवर्नमेंट में वो लोग नहीं हैं जो उस कंपनी को बहुत अच्छे से रन करा सकें। यहां पर दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्री के भी ऐसे लोगों को गवर्नमेंट में लेकर के आए जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिनके यहाँ 10-10 हजार, 1-1 लाख एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इनका क्या, जैसे कि रोडवेज, आप देखो बहुत सारे स्टेट्स में रोडवेज किस में चल रही है, लॉस में चल रही है। वहीं जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपना टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस चलाती हैं, बसेस चलाती हैं, टैक्सी चलाती हैं, वो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है। लेकिन गवर्नमेंट की बसेस, गवर्नमेंट की ट्रेन्स, वो कोई प्रॉफिट अर्न करके नहीं देती। कहाँ जा रहा है ये पैसा? वो सारा पैसा जा रहा है आपका करप्शन को। तो इस करप्शन को आप कब रोक पाओगे? जब ऐसे लोगों को सिस्टम में लाओगे जो अपने लास्ट 50 इयर्स में बहुत सारा एक्सपर्टीज ले चुके हैं। किसी ने टाटा कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर काम किया, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, किसी ने जो है टिस्को में काम किया। ऐसी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां पर जो प्रोफेसर वगैरह हैं उन्होंने बड़े बड़े रिसर्च कर रखे हैं कि सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। उनको जब हम लेकर के आएंगे तो वो थोड़ा रिफॉर्म्स करेंगे। इसका विरोध जो चल रहा है उसका मेन पॉइंट्स ये थे, मैंने आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।